अब बस भी कीजिए माँ। कब तक कावेरी को बाजपन का ताना देती रहेंगी। अब इसमें उसकी क्या गलती है। अब कावेरी की कोख में बच्चे का सुखद एहसास का सुख लिखा ही नहीं है, तो उस बेचारी पर इतने जुल्म क्यों ढा रही है माँ। माँ के हर रोज के सुबह शाम वाले ताने को सुनकर गौरव गुस्से से कहता है। गौरव और कावेरी की शादी को पूरे 15 साल बीत चुके थे, पर संतान का सुख उसके जीवन में शायद लिखा ही नहीं था। जबकि गौरव के छोटे भाई वैभव की शादी को महज 5 साल ही हुए थे, पर उसके जीवन की बगिया में 2 अनमोल रत्न जीवन को महका रहे थे। वैभव की पत्नी विभा थोड़ी नासमझ और शक्की किस्म की औरत थी। उसे हमेशा ये डर सताता था कि कहीं कावेरी उसके बच्चे को हथिया न ले, इसलिए अपने बच्चों को हमेशा कावेरी की नज़रों से छुपा कर रखती थी। साथ में आए दिन अपनी सासू माँ सरस्वती जी के कान भी भरा करती थी। बच्चे को अगर खांसी सर्दी भी हो जाता तो विभा कावेरी को दोषी ठहराती, ये कहकर कि आपकी बुरी नज़रों की वजह से मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। आपकी खुद की कोख सूनी है, इसलिए आपको मेरे बच्चों को देखकर जलन होती है, और इसका नतीजा यह होता है कि आपकी कुंठित आत्मा मेरे बच्चों के लिए श्रापित बन जाती है। ऐसी बातें कावेरी के दिल के 1000 टुकड़े कर देते थे। इस तरह के तानों को सुन उसका रो रो के बुरा हाल होता था, पर कितना भी रो ले खींच ले अपने मन में, वो कलंक तो आखिर उसके दामन में लग ही गया था। रही सही कसर सरस्वती जी विभा के कहने पर निकाल लिया करती थी। उस पूरे परिवार में कावेरी के पति के अलावा उसकी दादी सास सितारा जी कावेरी के दर्द में मलहम लगाती थी। अक्सर सितारा जी के पास कावेरी जाकर जी भर रोती थी। दादी का प्यार ही था जो उसे हिम्मत दिया करती थी, और साथ में गौरव का अटूट प्रेम कावेरी के प्रति, इसलिए तो वो अब तक जिंदा थी। दादी हमेशा कहा करती थी, मत दिल छोटा कर मेरी लाडली, देखना एक न एक दिन तेरी भी झोली में फूल खिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर, वो मेरे लाडले पोते के घर चिराग जरूर जलाएंगे। ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। इस तरह दादी के मीठे बोल सुन कावेरी सभी के बातों को अनसुना कर देती थी और अपने घर गृहस्थी में फिर से रम जाती थी। दिन भर घर का सारा काम कावेरी ही करती थी। छोटी देवरानी विभा को सरस्वती जी रानी की तरह रखती थी, क्योंकि उसने कुल को 2 कुल दीपक जो दिए थे। सरस्वती जी के घर की बातें अब पूरे गांव में फैल चुकी थी कि उसकी बहू बाज है और उसका साया बच्चों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह जब भी वो किसी रिश्तेदार या समाज में जाती तो सभी अपने अपने बच्चों को कावेरी की नज़रों से छुपा लेते थे, जो कावेरी के लिए एक सज़ा से कम नहीं थी। यहाँ तक कि नई नवेली को दुल्हन को भी कावेरी की नज़रों से बचाने लगे थे लोग। उन्हें डर लगता था कि कहीं कावेरी की नज़र पड़ी तो शायद उसकी बहू बेटी बाँझ बन जाएगी। कावेरी के लिए अब उसका बाँझपन एक कलंक सा प्रतीत होने लगा था। ऐसा धब्बा जिसकी हकदार शायद वो कभी थी ही नहीं। ये तो उस ऊपर वाले का दोष था जिसने आज तक उसकी कोख को सूना रखा था। कितने डॉक्टरों से इलाज करवाया, कितनों को दिखाया, पर सबने एक ही जवाब दिया, आप दोनों पति पत्नी में कोई खराबी नहीं है, फिर भी आप गर्भ धारण में असक्षम हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आती। पता नहीं ये भगवान की ही मर्जी हो। भगवान पर भरोसा रखिए, जब उनकी मर्जी होगी तब जरूर आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा। गौरव भी हमेशा कावेरी को यही दिलासा देता रहता था, एक दिन सब अच्छा होगा कावेरी,
अरे क्या हुआ जो हमारा बच्चा नहीं है? हम आपस में ही बच्चे से थोड़ी ना कम है। एक दूसरे का साथी हमारे जीने का सहारा है। और जाने दो कावेरी, दुनिया से हमें क्या लेना, उसका तो बस काम है दूसरों पर उंगली उठाना। कहने दो उन्हें कुछ भी, हम दोनों खुश हैं ना, बस यही काफ़ी है जो हमारे प्यार को भी और घनिष्ठ बनाता है। चलो अब मुस्कुरा दो। बस हर रात यूं ही गौरव कावेरी को समझाया करता था। कुछ दिनों बाद एक सुबह उठते ही कावेरी का मन कुछ भारी भारी सा लगता है। उसे बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर माँ जी की आवाज़ से वह झटपट उठकर स्नान करके अपने कमरे से बाहर जाती है और अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। उसे दिन भर काम करने की वजह से थकान भी महसूस होती थी, पर बिना किसी को कुछ भी कहे अपने काम को निपटाने में लगी रहती थी। इसी तरह करीब एक सप्ताह बीत गए। अब धीरे धीरे कावेरी का तबीयत कुछ बिगड़ने लगा। सितारा जी जब कावेरी की अवस्था को देखा तो उन्हें थोड़ा संदेह हुआ कि जरूर कावेरी माँ बनने वाली है, पर किसी को कुछ बताया नहीं। आखिर बुजुर्ग की आंखें जो थी कभी धोखा नहीं खाती हैं। सरस्वती जी ने जब कावेरी की बिगड़ती हालत को देखा तो उसने गौरव को बोला, जाकर दिखा किसी डॉक्टर को, शायद ये मौसमी बीमारी का असर होगा। माँ की बातों को सुन गौरव कावेरी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कावेरी की अवस्था को देखकर कुछ टेस्ट करने की हिदायत देते हैं। गौरव कावेरी का टेस्ट करवाकर घर ले आता है और शाम का रिपोर्ट आने का इंतज़ार करता है। शाम को जब गौरव ऑफिस से घर आता है तो हाथों में बड़ा सा एक मिठाई का डब्बा और एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लेकर घर में प्रवेश करता है। घर में घुसते ही सभी घर वालों को आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ में एक खुशी झलक रही थी। दादी भी अपने लंगड़ाते कदमों से घर के मुख्य कक्ष में आती है। विवाह वैभव भी अपना मुंह बनाते हुए आता है। मिठाई और फूलों का गुलदस्ता देख सब चौंक जाते हैं। तभी सरस्वती जी पूछती है, क्या बात है गौरव, आज तो बड़ा खुश लग रहा है, कोई तरक्की हुई है क्या? मिठाई और फूलों का गुलदस्ता, क्या बात है भैया, आज तो लगता है बड़ी लॉटरी लगी है भैया को। वैभव भी गौरव की खुशी में खुश होते हुए कहता है। सबकी बातों को सुनकर गौरव कावेरी के पास जाकर कहता है, हाँ लॉटरी ही तो लगी है वैभव, और तरक्की भी हुई है माँ। अब घर में रोशनी जो होने वाली है और मेरा प्रमोशन भी तो होने वाला है। अरे गौरव, क्या पहेलियाँ बुझा रहा है, साफ साफ तो बता। दादी उसके कान खींचते हुए कहती है, बताता हूँ दादी, पहले आप अपनी लाडली बहू की नज़र तो उतार लो। तभी कावेरी बोलती है, बताइए न जी, क्यों सबको पहेलियाँ बुझा रहे हैं? गौरव इतना ज़्यादा खुश था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। उसने कावेरी के दोनों गालों को छूते हुए कहता है, कावेरी, अब तुम्हें कोई बांझ नहीं कहेगा। मेरी पत्नी बांझ नहीं है, वो माँ बनने वाली है। ऐसा कहते कहते गौरव और कावेरी की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। कावेरी वहीं रोते हुए नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है। सितारा जी कावेरी को रोते हुए देखकर कहती हैं, देखा बहू, कहा था ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब रोना बंद कर और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रख। सरस्वती जी भी अपने बोले शब्दों पर शर्मिंदा थी। वो कावेरी के पास जाकर अपने मुंह से किए गुनाह की माफ़ी मांगती है और कावेरी को उसके कमरे में जाकर आराम करने की हिदायत देती हैं। विवाह को ज़्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि अब उसका मान कम जो होने वाला था और काम भी बढ़ने वाला था, तो मन ही मन खींचकर वहाँ से चली जाती है। अब कावेरी को पूरा आराम दिया जा रहा था और 9 महीने बाद एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है और अपने
सूखे हुए मरुस्थल में हरियाली की धारा को पाकर बेहद खुश थी। आज उसके मातृत्व के दामन में लगे बांझपन के कलंक से आज आज़ाद हो गई थी। प्रिय दोस्तों, कुछ लोग ऐसे दोस्त का दोषी मानकर उसके दामन में कलंक लगा जाते हैं जिसकी जिम्मेदार वो होती ही नहीं है। बांझपन कोई कलंक नहीं होता, ये तो मर्जी ऊपर वाले की होती है जिसकी सज़ा एक औरत को भुगतनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां लोगों की मानसिकता ऐसी ही है जैसी कहानी में बताया गया है। जिस औरत को बच्चे नहीं होते उससे अपने बच्चों को छुपाना, इस औरत को नई नई मिली दुल्हन से दूर रखना, ये मान्यता अभी भी बहुत जगहों पर चलती आ रही है, जो बहुत दुखद है और पीड़ादायक भी होता है। ऐसे में समाज में बदलाव की आवश्यकता है।